प्रिय विद्यार्थियों, कुछ तकनीकी खामी के कारण हमारा लेक्चर अधूरा रह गया था, लेकिन हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कार्ल रिटर की जो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स हैं उनकी बात हम कर रहे थे। तो एक तो इन्होंने भूगोल को आनुभाविक विज्ञान माना। इन्होंने ये माना कि भूगोल अनुभव का विज्ञान है। अनुभव से हम जो चीज़ें ग्रास्प करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पहचानते हैं, उनका अध्ययन और समग्र रूप से उनका अध्ययन किया जाना भूगोल का प्रमुख कर्तव्य है, या कहना चाहिए कि भूगोल के विद्यार्थी का प्रमुख कर्तव्य है। फिर इन्होंने कहा कि तत्वों की स्थानिक व्यवस्था में एक सहसंबंध है। जैसा कि शुरू में भी मैंने बात की थी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से उस महाशक्ति ने समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया है और समस्त चीज़ों को उसमें व्यवस्थित किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो तत्वों के स्थानिक व्यवस्था में एक सह संबंध है जो किसी भी प्रदेश को उसकी पृथक पहचान देते हैं। फिर एक बात इन्होंने और कही, इन्होंने सीमा रेखाओं पर बहुत बात की है। सीमा रेखाएं चाहे शुष्क हो या आर्द्र हो। शुष्क का मतलब है जैसे भले माउंटेन्स हो, मैदान हो या नदियां हो। सीमा रेखाएं किसी भी स्वरूप की हो, जो हम भौतिक सीमा रेखाएं उनकी बात कर रहे हैं। सीमा रेखाएं चाहे नदियां हो, चाहे पर्वत हो, चाहे शुष्क हो, चाहे आर्द्र हो, ये भूगोल का जो मूल उद्देश्य है, प्रदेशों की समझ, उस तक पहुंचने का साधन है। यहाँ पे इन्होंने दो बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वो प्रदेशों की समझ है। पृथ्वी पर वितरित विभिन्न प्रदेशों को समझना, उनके चरित्र को समझना, उनके चरित्र के विकास की प्रक्रिया को समझना भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। और उस उद्देश्य तक पहुंचने में हमारी जो मदद करती हैं, हमारे जो प्रमुख साधन है, वो है सीमा रेखाएं, भौतिक सीमा रेखाएं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदियां हो। तो इस रूप में इन्होंने मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया। और मोटे तौर पर अगर हम बहुत एक लाइन में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने ये कहना चाहा कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। या ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन रेफरेंस या इन कंटेक्स्ट ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के संदर्भ में पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों के वितरण का अध्ययन भूगोल है। ये कहने का प्रयास कार्ल रिटर ने किया। ये हम मोटे तौर पर कार्ल रिटर के योगदान को इस तरीके से व्याख्यायित कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत पॉइंट वाइज सिंपली ये बताना चाहूँगी कि हमबोल्ट और रिटर में क्या समरूपताएं थी और क्या विभिन्नताएं थी, क्योंकि हमबोल्ट और रिटर समकालीन थे। बहुत सारी बातें इन्होंने सेम कही हैं, एक ही क्षेत्र के थे, बहुत सारी बातों पे सहमत थे, कुछ बातों पे अंतर मिलता है। तो बहुत सारे जगहों पर आपके एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है कि हम हमबोल्ट और रिटर का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तो इसलिए मैं एक बात ये आपको बताना चाहती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए, चाहे तो आप नोट कर लें। हमबोल्ट और रिटर की विचारधाराओं में समरूपताओं के बिंदु पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी। दोनों ही भूगोल को स्थानिक वितरण का विज्ञान मानते थे, साइंस ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मानते थे। हमबोल्ट और रिटर दोनों ही भूगोल को स्थानिक वितरण का विज्ञान मानते हैं। फिर दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में आनुभाविक विधि, एम्पिरिकल मेथड ऑफ रिसर्च को इंपॉर्टेंट मानते हैं। दोनों ने आनुभाविक विज्ञान के रूप में भूगोल को स्थापित करने की चेष्टा की। तीसरी बात, जो दोनों ने ही यूनिटी ऑफ नेचर में विश्वास रखा, प्रकृति की एकता में विश्वास रखा। दोनों का मत था कि भौतिक भूगोल का कार्य प्रकृति की एकता को व्यक्त करना है और प्रकृति के अन्वेषणों और तर्कपूर्ण अनुसंधानों के द्वारा शक्ति के विशाल भंडार में और पदार्थ में एकता और अनुरूपता स्थापित करना है। यानी प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बीच में एक अनुरूपता, एक हार्मनी मिलती है। उस हार्मनी का अध्ययन भूगोल का उद्देश्य है और भौतिक भूगोल यही काम करती है। ये बताने का प्रयास दोनों ने किया। इस संसार को दोनों ही विविधता में एकता की दृष्टिकोण से देखते थे, अर्थ एज अ होल देखते थे। दोनों ही पृथ्वी तल पर जैव सृष्टि और निर्जीव सृष्टि, इन दोनों के मध्य संबंधों को खोजने और इनका वर्णन करने, इनका विश्लेषण करने को आवश्यक समझते थे। दोनों ही मानते थे कि पृथ्वी पर जैव और अजैव जो तत्व हैं, उन दोनों के मध्य अंतर संबंध की स्थापना किया जाना आवश्यक है। उन दोनों की अंतर निर्भरता, अंतर प्रभाव को स्थापित किया जाना भूगोल के विद्यार्थी के लिए जरूरी है। इस बात को दोनों ही स्वीकारते थे। दोनों ने ही भौगोलिक अध्ययन में मानव को भी सम्मिलित किया है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जर्मन ज्योग्राफर्स के आने से पहले हमने वॉरेनियस और कांट के समय में भी ये बात की थी कि पहले भूगोल भौतिक भूगोल था,
भूगोल में मानव का जो प्रवेश था या मानव का जो अध्ययन था उसका समावेश बहुत कम था, ना के बराबर था। लेकिन यहाँ इन्होंने, चाहे वो हम्बोल्ट हो चाहे वो रिटर हो, इन्होंने मैन को ज्योग्राफिकल स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना है और ये कहने का प्रयास किया है कि भौतिक भूगोल का अध्ययन भी मानव के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि मैन नेचर रिलेशनशिप का विज्ञान भूगोल है। तो दोनों ने ही मानव को सम्मिलित किया, और हालांकि दोनों ने मानव को अलग अलग तरीके से महत्व दिया, पर दोनों ने इस बात को इंपॉर्टेंस दी है कि मनुष्य का अध्ययन भी किया जाना भूगोल के विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है। फिर एक बात और जो इन्होंने इनमें समरूपता मिलती है वो ये है कि हम्बोल्ट और रिटर दोनों ने ही पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं जो मिलने वाले विभिन्न फिनोमेना हैं, जो तत्व हैं, उनके मध्य कार्य कारण संबंधों की खोज के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। कंपैरेटिव स्टडीज इन्होंने की, जहाँ भी इन्होंने चाहा कि पहचानना या ये विश्लेषण करना कि पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न घटनाओं के बीच कैसा संबंध है, तो इन्होंने रीजनल स्टडीज़ की, इन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज़ की, तुलनात्मक अध्ययन विधि को अपनाया। इनकी जो मेथोडोलॉजिकल जो सिमिलैरिटी है वो यहाँ पर मिलती है, जैसे खासकर इन्होंने एनाटॉमी, जिसको हम शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान आदि में जैसा कि कंपैरेटिव स्टडीज़ होती थी, उस मैथोडोलॉजी को, वो जो साइंटिफिक मैथोडोलॉजी जो थी, उस साइंटिफिक मैथोडोलॉजी को ज्योग्राफी में भी अपनाने का इन्होंने प्रयास किया। भौगोलिक विचारधाराओं की ये जो सारी समरूपताएं हैं, इन समरूपताओं में जो हम्बोल्ट का कॉस्मोस है और रिटर का जो अर्धकुंडे है, इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी मिलती है, दोनों ही पृथ्वी का अध्ययन है। अब हम बात करेंगे दोनों में अंतर की। हम्बोल्ट और रिटर में इतनी समानताएं होते हुए भी हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं और उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों में कुछ अंतर भी मिलते हैं, कुछ इंडिविजुअलिटी भी मिलती है। पहला जो अंतर है वो ये है कि हम्बोल्ट की शिक्षा प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी, नेचुरल साइंसेस का अध्ययन उन्होंने किया था, उसके अन्वेषण और खोजें भी प्राकृतिक विज्ञानों जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब से हुई है। जबकि तो दोनों के अप्रोच में अंतर था, जबकि रिटर की शिक्षा जो इतिहास, गणित और फिलॉसफी के संदर्भ में हुई है, इसलिए रिटर में टेलीलॉजिकल अप्रोच मिलता है क्योंकि वो फिलॉसफी से जुड़े हुए रहे, हम्बोल्ट नेचुरल साइंसेस से जुड़े हुए रहे। तो दोनों की मैथोडोलॉजी साइंटिफिक होते हुए भी दोनों के अप्रोच में, विषय को और चीज़ों को देखने के दोनों के दृष्टिकोण में अंतर मिलता है। दूसरा अंतर जो मिलता है, हम्बोल्ट एक एक्सप्लोरर था, अन्वेषक था, वो एक्सप्लोर करते थे चीज़ें घूम घूम के, उनके द्वारा दिए गए नए नए तथ्यों और नई अंतर्दृष्टियों के लिए का योगदान जो है वो बहुत सारी साइंसेस में काम आता है। बहुत सारे विज्ञान उनकी बातों को, उनके जो अनुभव हैं उनको ग्रहण करके अपनी संकल्पनाओं का विकास करते हैं। रिटर ने यात्राएं कम की थी, हम्बोल्ट के जैसे सारा जीवन उन्होंने यात्राएं नहीं की थी, उनको आर्म चेयर जोग्राफर ही कहा जाता है। थोड़ी बहुत मूवमेंट्स उन्होंने की, लेकिन उनको फिर भी आर्म चेयर जोग्राफर, कुर्सी पर बैठने वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हम्बोल्ट और रिटर में। फिर हम्बोल्ट की जो क्रमबद्ध भूगोल पर जो कॉस्मोस ग्रंथमाला है, रिटर ने उसको अर्धकुंडे के नाम से प्रस्तुत किया, लेकिन उनका बहुत सारा अप्रोच जो है वो रीजनल मिलता है। उन्होंने विभिन्न रीजन्स का डिस्कस किया है, रीजन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, या कहना चाहिए कि रीजन्स का जो वर्णन है वो प्रस्तुत किया है अर्धकुंडे में। तो थोड़ा सा इनकी जो लिखने का अप्रोच है, जो अपनी बातों को, अपने सिद्धांतों को, अपनी संकल्पनाओं को, अपनी अवधारणाओं को जो प्रस्तुत करने का जो प्रयास है, वो जो प्रस्तुत करने का जो मेथड है, उसमें अंतर मिलता है। हम्बोल्ट का कॉस्मोस सिस्टमेटिक ज़्यादा मिलता है, सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करता हुआ ज़्यादा मिलता है, और अर्धकुंडे जो है वो रीजनल अप्रोच को फॉलो करता हुआ ज़्यादा नजर आता है। एक बात और जो इनमें अंतर मिलता है वो ये है कि भौगोलिक अध्ययन में मानव को हम्बोल्ट ने भी स्थान दिया था, ये सच है, पर उन्होंने मानव को बिल्कुल अध्ययन का केंद्र नहीं माना, फिजिकल ज्योग्राफी को उन्होंने इग्नोर नहीं किया था। रिटर के साथ दूसरा है, रिटर ने भौगोलिक अध्ययन में मानव को ही केंद्रीय स्थान दिया। जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी बनी ही मानव के लिए है, जैसे कि शरीर आत्मा के लिए बना है, वैसे ही पृथ्वी मानव के लिए बनी है, तो उन्होंने मानव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। वो डिटर्मिनिस्टिक थे, ये सच है, पॉसिबलिज्म कहीं नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि नेचुरल फिनोमेना का अध्ययन मानव के संदर्भ में किया जाना, या इन दोनों का अध्ययन एक दूसरे के संदर्भ में किया जाना जरूरी है। तो रिटर ने जैसे हम्बोल्ट ने जैसे सारे तत्वों को माना, वैसे ही मानव को भी माना। रिटर ने मानव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी।
एक बात और जो अंतर मिलता है इनमें, रिटर की विचार जो है ईश्वर उद्देश्यवादी थे, यानी टेलियोलॉजिकल थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने एक परमात्मा, एक सुपर पावर की बात की है। उनका मत ये था कि ईश्वर ने इस पृथ्वी की रचना मानव के विकास के उद्देश्य से की थी। पृथ्वी की सृष्टि ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुई है और ईश्वर ने ये योजनाबद्ध तरीके से किया था। प्रत्येक महाद्वीप को एक निश्चित अवस्थिति दी ईश्वर ने और एक निश्चित आकृति प्रदान की, जो कि मानव के विकास में, वहां रहने वाले मानव समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये टेलियोलॉजिकल ईश्वरवादी अप्रोच हमबोल्ट का नहीं था। ये मेजर अंतर मिलता है। हमबोल्ट इस प्रकार के किसी ईश्वरीय उद्देश्य में विश्वास नहीं रखते थे। उनका पूरी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। यहाँ जो हमने पहले बात की कि हमबोल्ट का जो डेवलपमेंट हुआ, हमबोल्ट की जो शिक्षा दीक्षा, जो पूरा जीवन जो चला, वो नेचुरल साइंसेस के संपर्क में चला, जबकि रिटर दर्शन शास्त्र, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनकी तरफ ज़्यादा उन्मुख थे। तो इसलिए एक फिलोसफिकल अप्रोच इनका अलग मिलता है और हमबोल्ट जो है वो बहुत वैज्ञानिक, बहुत साइंटिफिक अप्रोच वाले मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल इन दोनों ने ही पृथ्वी को समग्र रूप से अध्ययन करने की बात की, पृथ्वी को मानव के संदर्भ में अध्ययन करने की बात की, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की बात की, साइंस इज द ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ मैन नेचर रिलेशनशिप की बात की। बहुत सारी समानताएं असमानताएं होते हुए भी हमबोल्ट और रिटर दोनों का योगदान भौगोलिक जगत में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके अध्ययन के बिना मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट की स्थापना नहीं की जा सकती। हम भूगोल की दिशा में, भौगोलिक चिंतन की दिशा में एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम हमबोल्ट और रिटर का अध्ययन न कर लें, जब तक कि हम कॉस्मोस और अडकुंडे की आत्मा को न समझ लें। थैंक यू।